आपने नोटिस किया है, जब भी हमारा एक सू-30 MKI या कोई भी फाइटर क्रैश होता है, वेस्टर्न मीडिया और कुछ अपने ही देश के आर्म चेयर एक्सपर्ट्स तुरंत शुरू हो जाते हैं। ओह, इट्स अ फ्लाइंग कॉफिन। ये तो आउटडेटेड रशियन जंक है। इंडिया F-35 क्यों नहीं खरीद लेता? ऑनेस्टली, जब मैंने इसके पीछे की एक्चुअल रिपोर्ट्स पढ़ी, तो पता चला कि सच्चाई कितनी अलग है। मैं आज आपको वो ग्राउंड जीरो की रियलिटी बताने वाला हूं जो मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज वाले कभी नहीं बताएंगे। और हाँ, इस वीडियो में की गई हर बात के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मौजूद है। और इससे पहले कमेंट्स में लोग कहें कि भाई AMCA का क्या हुआ, रिसेंटली जो 114 रफाल डील हुई थी उसका क्या, सब पर आएंगे, बस ध्यान से सुनना। पहले इस F-35 ऑब्सेशन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 ले लो और टेंशन खत्म। देखो, F-35 एक फाइटर जेट से ज्यादा एक उड़ता हुआ आईफोन है। इसका पूरा दिमाग एक सॉफ्टवेयर पर चलता है और इस सॉफ्टवेयर का मेन कंट्रोल अमेरिका के पास है। US गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट साफ बोलती है कि इस सिस्टम का कोर पासवर्ड यानी सोर्स कोड किसी भी पार्टनर देश को नहीं मिलता, यहां तक कि UK को भी नहीं, जो इनका टियर 1 पार्टनर है। F-35 को उड़ने के लिए अपनी सारी डिटेल लगातार अमेरिका के सर्वर्स पर भेजनी पड़ती है। सोचो जरा इस बात को, अगर कल को हमारा चाइना या पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर हो जाए या इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई मिलिट्री एक्शन करने की सोचे और वॉशिंगटन डिसाइड करे कि उन्हें न्यूट्रल रहना है या हम पर सैंक्शंस लगाने हैं, तो वो लिटरली टेक्सास में बैठे बैठे एक बटन दबाएंगे और हमारी पूरी F-35 फ्लीट जमीन पर खड़ी रह जाएगी। हम उनकी परमिशन के बिना उस जेट के सिस्टम में कुछ भी नया अपडेट नहीं कर सकते। और इससे भी बड़ी बात, जिसे मैं गोल्डन हैंडकफ्स कहता हूं, अमेरिका किसी भी देश को F-35 पर अपने खुद के वेपन्स लगाने की परमिशन नहीं देता। अगर हमने F-35 लिया तो हम उस पर अपना ब्रह्मोस, अपना अस्त्रा या रुद्रम मिसाइल फायर नहीं कर सकते। हमें उन्हीं के महंगे मिसाइल्स खरीदने पड़ेंगे। इंडिया एक इंडिपेंडेंट मेजर पावर है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज अपने देश की सुरक्षा किसी ऐसे जेट पर नहीं छोड़ सकती जिसका किल स्विच किसी दूसरे देश के पास हो। इसलिए हम F-35 नहीं खरीदते। हम इंतजार कर रहे हैं अपने खुद के AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट का। हाँ, टाइम लग रहा है, लेकिन ये डीले नहीं, हमारी जरूरत है। सुपर पावर बनना है तो जेट और उसका सॉफ्टवेयर दोनों अपना होना चाहिए। लेकिन तब तक आसमान में कौन खड़ा है? हमारा Su-30 MKI। अब आते हैं उस मिथ पर जिसे काफी लोग सच मान रहे हैं। Su-30 MKI इज द न्यू फ्लाइंग कॉफिन। लोग इसको सीधा MiG-21 से कंपेयर कर देते हैं। ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। IAF के पास आज 260 से ज्यादा सुखोईज है। ये जेट इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आधी से ज्यादा एयरफोर्स यही जेट्स चला रहे हैं। जब एक अकेला जेट आपकी 80% हैवी लिफ्टिंग करेगा, हिमालयस की बर्फ से लेकर इंडियन ओशन की गर्मी तक सबसे मुश्किल फ्लाइट्स उड़ाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स भी उसी के होंगे। 2002 से लेकर आज तक करीब 13-14 सुखोई लॉस हुए हैं। अगर आप ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसका क्रैश रेट निकालें तो ये अमेरिका के टॉप जेट्स जैसे F-15 के बराबर ही सेफ है। MiG-21 को हमने इसलिए रिटायर किया क्योंकि उसका डिजाइन बहुत पुराना था। MiG-21 का डिजाइन ऐसा था कि अगर हवा में उसका एक अकेला इंजन बंद हो जाए तो जेट के विंग्स हवा में ग्लाइड नहीं सकते थे। वो सीधा एक पत्थर की तरह आसमान से गिरता था। लेकिन Su-30 MKI, ये एक मैसिव 38 टन का ट्विन इंजन बीस्ट है। अगर एक इंजन में खराबी आती भी है तो दूसरा इंजन और दुनिया की सबसे बेस्ट इजेक्शन सीट पायलट की जान बचा लेती है। ये कोई उड़ता हुआ ताबूत नहीं है, ये एक हाई टेम्पो फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। इनफैक्ट इसकी इंजीनियरिंग ऐसी है कि ये हवा में ऐसे ट्रिक्स कर सकता है जो बाकी जेट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब 2004 के वॉर गेम्स में हमारे Su-30 ने अमेरिकन F-15 को डॉग फाइट्स में बुरी तरह हराया था, तो US एयरफोर्स हिल गई थी। टीवी न्यूज पर ऐसी टेक्निकल बातें नहीं मिलती क्योंकि वहां सिर्फ चिल्लाना होता है। इसलिए हमने वॉर डेस्क शुरू किया है। भाई लोग, चैनल नया है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना अगर ऐसी रियल जियोपॉलिटिक्स समझनी है। तो मैं कह रहा था, सुखोई के इंजन्स की पावर। नॉर्मल जेट्स उड़ते हैं आगे की तरफ, जहां नाक पॉइंट करेगी जेट वहां जाएगा। लेकिन सुखोई के इंजन्स पीछे से घूम सकते हैं, जिसे थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं। इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स 32 डिग्री पर अंदर की तरफ कैंटेड यानी टिल्टेड होते हैं। ये ±15 डिग्रीज तक वर्टिकली डिफ्लेक्ट होते हैं। जब ये नोजल्स एसिमेट्रिकली मूव करते हैं तो ये डिफरेंशियल थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब डॉग फाइट के टाइम जेट की स्पीड 0 हो जाए, जब बाकी नॉर्मल जेट्स स्टॉल होकर यानी कंट्रोल खोकर गिरने लगे, तब सुखोई का पायलट सिर्फ इंजन के जोर पर जेट को वहीं हवा में पीछे की तरफ फ्लिप कर सकता है। इसे पुगाचरोव्स कोबरा कहते हैं। और ये सिर्फ एयर शो का स्टंट नहीं है। इमेजिन करो एक डॉग फाइट, दुश्मन का फास्ट जेट पीछे लगा है। सुखोई पायलट अचानक हवा में एकदम ब्रेक लगाता है, बिल्कुल एक दीवार की तरह। जो दुश्मन का जेट सुपरसोनिक स्पीड पर पीछे आ रहा था, वो सुखोई को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। अब सुखोई उसके पीछे है और गेम ओवर। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसे डॉपलर नॉच कहते हैं।
आजकल की स्मार्ट मिसाइल्स उस टारगेट का पीछा करती हैं जो स्पीड में चल रहा हो। उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो रुकी हुई चीजों जैसे जमीन या पहाड़ को इग्नोर कर दें। जब सुखोई पायलट हवा में अचानक ब्रेक लगाता है और अपनी स्पीड लगभग 0 कर देता है, तो मिसाइल के रेडार को लगता है कि सामने कोई जेट नहीं बल्कि कोई स्टिल ऑब्जेक्ट है। सुखोई 1 सेकंड के लिए उस मिसाइल के रेडार से फिजिकली गायब हो जाता है। मिसाइल अंधी होकर आगे निकल जाती है। ये है वो रॉ इंजीनियरिंग जिसे हमने मास्टर किया है। अब आप कहोगे कि ठीक है, मनूवरेबिलिटी अच्छी है, लेकिन आजकल स्टेल्थ का जमाना है। चाइना के पास J-20 जेट है जो रेडार पर दिखता नहीं, उसका क्या? यहीं पर आता है द इंडियन मास्टर स्ट्रोक, द सुपर सुखोई अपग्रेड। हम अपने इस जेट का दिमाग बदल रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO मिलकर इन जेट्स में एक नया रेडार लगा रहे हैं जिसका नाम है वीरूपक्षा रेडार। ये रेडार लेटेस्ट गैन यानी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। J-20 और F-35 का स्टेल्थ इस उम्मीद पर काम करता है कि दुश्मन का रेडार कमजोर होगा, लेकिन हमारा नया वीरूपक्षा रेडार इतनी हैवी और पावरफुल एनर्जी फेंकता है कि वो चाइना के J-20 जैसे स्टेल्थ जेट को दूर से ही बर्न थ्रू यानी उसकी छुपने की पावर को बेकार कर सकता है। और जब शिकार शुरू होता है तो सुखोई सिर्फ एक डॉग फाइटर नहीं बल्कि एक हाई एल्टीट्यूड मिसाइल ट्रक बन जाता है। जरा ब्रह्मोस मिसाइल को समझो। ब्रह्मोस मैक 3 यानी साउंड से 3 गुना ज्यादा तेज की स्पीड पर उड़ती है। जब सुखोई जैसा मैसिव जेट 46,000 फीट की हाइट से और डबल साउंड की स्पीड पर उड़ते हुए ब्रह्मोस को छोड़ता है, तो सुखोई की अपनी स्पीड और हाइट मिसाइल को फ्री में मिल जाती है, जिससे मिसाइल की रेंज 30% बढ़ जाती है। एक 2.5 टन की मिसाइल इतनी तेज स्पीड से जाती है कि बिना फटे ही किसी भी स्ट्रॉन्ग बंकर को सिर्फ अपनी टक्कर से चूर चूर कर सकती है। अब तक इस पूरे गेम में एक कमी थी, सुखोई साइज में बहुत बड़ा है, वो छुप नहीं सकता, इसलिए भारत ने रफाल को खरीदा। ये है हमारी हाई लो हैवी स्ट्रैटेजी। सुखोई और रफाल एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं, साथी हैं। सुखोई हाई एल्टीट्यूड पर उड़ेगा, अपना मैसिव रेडार ऑन करके पूरे आसमान को स्कैन करेगा और दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। दुश्मन को लगेगा कि खतरा वहां है, और ठीक उसी वक्त रफाल अपना एडवांस जैमिंग सिस्टम यूज करके बिल्कुल नीचे जमीन से चिपककर बिना डिटेक्ट हुए निकल जाएगा और हैमर या स्कैल्प मिसाइल से सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा। दुनिया लगातार अपने वेपन्स फॉरेन पावर्स से खरीदकर उनके मोहताज बन रही है। पाकिस्तान को देख लो, उनकी पूरी एयरफोर्स चाइनीज स्पेयर पार्ट्स पर जिंदा है। यूरोप और बाकी F-35 बायर्स अमेरिकन सॉफ्टवेयर के आगे घुटने टेके हुए हैं। लेकिन DRDO, इंडियन एयरफोर्स और HAL एक अलग लेवल का गेम खेल रहे हैं। हम प्लेटफॉर्म चाहे किसी का भी यूज करें, लेकिन उसके अंदर का सारा डिजिटल सिस्टम और वेपन्स सिर्फ इंडियन होंगे। जब एक इंडियन पायलट ट्रिगर दबाएगा तो पीछे बैकग्राउंड में किसी फॉरेन देश के सर्वर से परमिशन नहीं मांगी जाएगी। जब तक हमारा AMCA जेट आकर आसमान को डोमिनेट नहीं करता, हमारा सुपर सुखोई इस देश की रखवाली करेगा। एक पुराने जेट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे एपेक्स प्रेडेटर की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि असली सुपर पावर वो नहीं जो दुनिया के सबसे महंगे हथियार खरीदता है। असली सुपर पावर वो है जिसके डिफेंस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं होता। मिलते हैं ऐसी ही एक और रियल रियलिटी के साथ अगली बार। जय हिंद, जय भारत।